Hello everyone, my name is Prakash Kumar and I am a selected PO in Punjab National Bank and Officer Scale 1 in Prathama UP ग्रामीण बैंक। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी किस तरीके से करें। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी आ रहा था कि सर मेंस के बारे में बताइए, मेंस की प्रिपरेशन किस तरीके से आपने किया था। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ इसी के बारे में। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा मेंस को लेकर, बच्चे जो हैं वो मेंस की तैयारी बिल्कुल ही नहीं करते, वो प्री पर फोकस्ड रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो प्री के सेट्स लगाते हैं, मेंस के सेट्स वो लगाते ही नहीं हैं, या उन्हें लगता है कि मेरा प्री क्लियर नहीं होगा तो मैं मेंस का सेट अभी क्यों लगाऊं। ये सबसे बड़ी भूल जो है वो एस्पिरेंट्स करते हैं। आपको मेंस का सेट जो है वो प्री के सेट के साथ ही लगाना चाहिए। मैंने कुछ बुक्स को फॉलो किया था मेंस के प्रिपरेशन के लिए, मैं उन बुक्स को आज आपको सामने शो करूंगा ताकि आप उस बुक से भी कुछ सिलेबस को कवर कर ले। बाकी आपको जितने भी चीज़ें हैं वो मॉक से कवर करनी है। तो रीजनिंग में सबसे पहले बात करते हैं। टोटल इसमें 200 मार्क्स आते हैं। टोटल 2 घंटा आपको कंपोजिट टाइम दिया जाता है। सभी में 40-40 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन आपको सेक्शनल कट ऑफ इसमें पार करना पड़ता है। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले बात करते हैं। तो रीजनिंग में बेसिकली पजल पूछा जाता है और एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो आता है। तो पजल्स देखा जाए मेंस में जनरली टफ आता है, लेकिन आरआरबी पीओ में या आरआरबी क्लर्क में पजल्स मॉडरेट लेवल के होते हैं या आसान होते हैं, तो आप आसानी से जो है उनको बना सकते हैं। यहाँ पर पजल जो है वो प्री से थोड़ा सा ही टफ पूछा जाता है, मेंस का लेवल उतना अच्छा नहीं होता पजल्स का। तो बात आ जाती है कि आप एनालिटिकल रीजनिंग पर ज़्यादा यहाँ फोकस कीजिए, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ से आप इजीली मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। इसको कवर करने के लिए मैं आपके सामने एक बुक लेकर आया हूँ। ये बुक है, आप देख सकते हैं, बीएससी पब्लिकेशन का एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आप कवर कर सकते हैं, इसमें आर्गुमेंट एंड अजम्पशंस आते हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस आते हैं, इनपुट आउटपुट आते हैं, सिलॉक्स आते हैं। इन सारे चैप्टर्स को आप इसमें कवर कर सकते हैं। मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूं। ये सिलेबस अब देखिए, इसके बुक के फ्रंट पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सिलेबस दिख रहा होगा। ये जो सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं आप, इन्हीं सिलेबस को आपको इसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी आपको इसके अंदर आता है, उस पर आपको करना पड़ता है। इस बुक में जो है, इस बुक में सिलोजिज्म जो है वो दूसरे तरीके से बताया गया है, AEIO के फॉर्मेट में बताया गया है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, आपको वेन डायग्राम मेथड से ही बनाना है। सिलोजिज्म जी जो होते हैं, सिलॉक्स जो होते हैं, वो भी 3-4 तरह से पूछे जाते हैं। रिवर्स सिलॉक्स पूछ लिए जाते हैं, या 3-4 तरह के सिलॉक्स आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आप मॉक से कर सकेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट जो है आपको मॉक से ही मिलेगा। ये बुक्स जो हैं वो सिर्फ बिगिनिंग के लिए है। फिर दूसरा बुक जो है रीजनिंग में, आप पजल के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इसमें कुछ अच्छे पजल्स हैं जिनको आप बनाकर आप समझ सकते हैं कि मेंस में किस तरीके का पजल आएगा। तो इन दोनों बुक, ये भी बीएससी पब्लिकेशन का बुक है, बुक का नाम है मैजिकल बुक ऑन पजल। ये भी बुक आप इजीली मार्केट से अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए मैंने ये 2 बुक फॉलो किया था, और इसके अलावा मॉक्स का जो है बहुत अच्छे से मैंने रीजनिंग में रिव्यू किया था। इसके बाद बात आ जाती है इंग्लिश पे। इंग्लिश पे किस तरीके से फोकस करें। इसमें आरआरबी है, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है, तो इसमें इंग्लिश हिंदी भी रहता है, कई जगह उर्दू भी होता है, और कई डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज हैं तो उनमें भी होता है। तो मेनली मैं यहाँ इंग्लिश और हिंदी में बात करना चाहूँगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश को ऑप्ट करें या हिंदी को ऑप्ट करें। मैं भी कंफ्यूज था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने इंग्लिश को ऑप्ट किया था। इसलिए किया था क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल था। जो बच्चे हिंदी ऑप्ट करते हैं वो हिंदी का एक भी दो भी टेस्ट नहीं लगाते हैं, या मॉक जो है वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं हिंदी में अच्छा कर लूँगा या अच्छा कर लूँगी, लेकिन जब वो वहाँ बैठते हैं रियल एग्जाम में तो उनका मार्क्स नहीं आता है। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है कि वो प्रैक्टिस करके नहीं जाते, हिंदी को वो बहुत ही ईजिली ले लेते हैं, जिसके वजह से मार्क्स जो है वो ख़राब आता है। इंग्लिश के साथ ये बात है कि इंग्लिश में अगर आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या आपने प्री में ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो आपको यहाँ पर जरूर ब्रेक मिलेगा, आपको अच्छा मार्क्स आएगा। इस बार भी जनरली यही हुआ था, बच्चे जो है वो हिंदी का प्रैक्टिस कर नहीं गए थे, और हिंदी को सबने ऑप्ट किया था, इसीलिए हिंदी में बहुत कम मार्क्स आए बच्चों के। मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया था, मेरे जो है एवरेज से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स है, उतना ही अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन ठीक मार्क्स मुझे आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे सिलेक्शन में अच्छा मौका मिला। इसके बाद मैं बात करूंगा
आप क्वांट सेक्शन जो है वो किस तरीके से, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है उसको किस तरीके से डील करें। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको एक ही पोर्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई जो है वो कई तरीके के होते हैं। मेंस के लेवल के जो डीआई हैं आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगे। इसके बजाय आप क्या कीजिए, मॉक से उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मॉक से प्रैक्टिस करने का ये फ़ायदा होता है कि पिछले साल जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो मॉक में आपको मिल जाते हैं और आप रियल लेवल एग्ज़ाम जो होता है उसको प्रैक्टिस कर पाते हैं। बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्वांट के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए मेंस का जो है एक बुक रिकमेंड कीजिए। तो मैंने कोई एक बुक भी फॉलो नहीं किया था मेंस के लिए, इसलिए मैं आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं कर सकता। मेरी सिर्फ यही सुझाव होगी कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट सेक्शन के लिए प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मॉक्स आप सबसे, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मॉक के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप मॉक को सबमिट कर दीजिए और उसके आंसर्स को देखिए कि किस तरीके से जो है वो डीआई को बनाया गया है। मैंने डीआई के बेसिस पे ही, डीआई में मेरा ज़्यादा स्कोर हुआ था, मैंने 18 क्वेश्चन लगभग बनाए थे और मेरे सारे क्वेश्चन सही थे, जिसके वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आपको जो है वो ये इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। फिर बात आती है कंप्यूटर सेक्शन कहाँ से करें, कंप्यूटर का सिलेबस क्या है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। तो मैं कंप्यूटर सेक्शन को डील करने के लिए आपको मैं एक बुक दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्री बुक मैं दिखा देता हूँ। ये फ्री बुक जो देखिए, ये अड्डा की तरफ से अवेलेबल है। ये फ्री बुक जो है नेट पर अवेलेबल है, ये आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अड्डा जो है वो प्रोवाइड करवाती है, बैंकर्स अड्डा की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें आपको सिलेबस भी दिख रहा होगा, यहाँ सिलेबस पूरा मेंशन्ड है और इसके अंदर जितने भी कंटेंट्स हैं, देखिए ये पतला सा बिल्कुल बुक है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसमें आपको पढ़ना है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। इसमें ऊपर ऊपर जो भी लिखा गया है उसको पढ़ लेना है, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कंप्यूटर किस तरीके का होता है। बाकी जो है बहुत बच्चे कंप्यूटर जो है वो अपने स्कूल में पढ़कर आते हैं। जैसे ये एक स्कूल का बुक है, क्लास 7 का एक स्कूल का बुक है, ये देख रहे हैं आप, मैकमिलन पब्लिकेशन का है, ये क्लास 7 का बुक है और इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल से बताया गया है। अब इस बुक को ही किसी ने बचपन में पढ़ लिया है तो कंप्यूटर में उसको सिर्फ इस बुक को एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है, इसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके अलावा मैं कहूँगा कि इनको जब आप थोड़ा पढ़ लें, इनमें याद करना कुछ नहीं है आपको, इनको जब आप पढ़ लें तो आप मॉक का प्रैक्टिस कीजिए। मॉक में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। कंप्यूटर सेक्शन जो है इस बार काफ़ी टफ आया हुआ था, जिसके वजह से सबके खराब मार्क्स आए थे। तो वहाँ पर आपका जो इंट्यूशंस है, आपको जो लगे कि ऑप्शंस में एलिमिनेट करने का जो मेथड होता है वही काम आया। और मेरा भी कुछ इसी तरीके का मेथड था, एग्जाम में मैंने कुछ इसी तरीके से डील किया था, जिसके वजह से कंप्यूटर में मेरे एवरेज से थोड़ा अबव मार्क्स आ गए थे, तो मेरा सिलेक्शन हो पाया था। कंप्यूटर के बाद मैं बात करूंगा जीए सेक्शन। बच्चे सोचते हैं कि जीए सेक्शन कहाँ से पढ़े। मेरा जो है वो प्री क्लियर होने के बाद 20 दिन का समय था मेरे पास कि मेंस का मैं प्रिपरेशन करूं, जीए का प्रिपरेशन करूं। अब मैं जीए को लेकर परेशान था कि मैं कहाँ से करूं, तो मैंने जो है वो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से जीए को इकट्ठा कर लिया और पढ़ने की कोशिश की। 3-4 दिन में फ्रस्ट्रेटेड रहा कि मैं कहाँ से पढ़ूँ। आखिरी में मैंने बैंकर्स अड्डा का वन लाइनर जो है वो स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने हिंदू रिव्यू ले लिया। ये है देखिए कुछ बैंकर्स अड्डा का हिंदू रिव्यू, कुछ इस तरीके का आता है हिंदू रिव्यू। ये मंथली बेसिस पे आता है। तो इसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत ज़्यादा किताब जैसा लगता है। तो इसको मैंने छोड़ दिया, इसको भी मैंने नहीं पढ़ा। फिर आ जाता है स्टडी आईक्यू का। देखिए आप पर डे बेसिस पर जो है वो 40-40 क्वेश्चन आते हैं। इसमें डे 1 आप देख पा रहे होंगे, मैंने अक्टूबर मंथ का है ये, 1 अक्टूबर। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे 2 अक्टूबर। इस तरीके से जो है ये 30-31 दिन का जो महीना होता है उसका आता है ये। तो ये भी कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं कितना मोटा हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो इसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर एक मंथ में आप लगभग 40 पेज करेंगे याद, तो अगले आपको 4-5 महीने का याद करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं याद कर पाएंगे। इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया था। इसके बाद मैंने हेल्प लिया था इसका 300 बेस्ट जो आता है आपका स्टडी आईक्यू का 300 बेस्ट जो आता है मंथली वाइज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर करके जाना है, क्योंकि इसमें एक महीने में 300 ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आप डील नहीं कर पाएंगे। मैंने रियल में जो पढ़ा था वो है ये बैंकर्स अड्डा का वन लाइनर। आप देख रहे होंगे मैंने मार्क भी किया है, यहाँ पर हाईलाइटर से मैंने मार्क कर दिया है। ये इसका पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 आप देख रहे होंगे, सितंबर मंथ का पार्ट 1 है और ये सितंबर मंथ का पार्ट 2 है।
तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके आते हैं, टोटल इसमें भी 300 क्वेश्चन आ जाते हैं और इसी से क्वेश्चन जो है आईबीपीएस पीओ में वन लाइनर में आउट ऑफ 40 35 क्वेश्चन आए थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। जबकि आरआरबी में जो है वो क्वेश्चंस जीए में बहुत ही अनसर्टेन आए थे, बहुत ही टफ आए थे, तो किसी को कोई फायदा नहीं हुआ था। हाँ, जिन बच्चों ने अफेयर्स क्लाउड पढ़ा था उनको फायदा हुआ था, लेकिन अफेयर्स क्लाउड को याद करना 20 दिन में पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैंने अफेयर्स क्लाउड को डील नहीं किया था। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मॉक किस तरीके से। मैं अलायंस क्लब का मेंबर था, तो अलायंस क्लब में मेरा कुछ इस प्रकार का सेट हुआ करता था। आप देख रहे हैं, आपको मॉक जो है वो लगाना है। मैं ऑफलाइन मॉक भी लगाता था और ऑनलाइन मॉक भी लगाता था। मेरे पास लैपटॉप था, मैं ऑनलाइन लगा लेता था और अलायंस क्लब में वहाँ पर इस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। हम लोगों को 2 घंटा दिया जाता था, कंपोजिट टाइम रहता है इसमें। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के रहते हैं, इसमें आप देख रहे होंगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरीके से। और इसमें इंग्लिश हिंदी जो है वो दोनों सेक्शन रहता है, देख रहे हैं, हिंदी का सेक्शन है यहाँ पर आपका। इसके साथ साथ मैं इंग्लिश का भी सेक्शन दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इंग्लिश का सेक्शन है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहता है। तो इस तरीके से जो है आप सेट जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्री का सेट नहीं लगाइए। 1 महीने में अगर आप बहुत कम सेट लगाने वाले हैं तो ऑफलाइन कम से कम 10 सेट लगाइए, जिसमें से 6 प्री होना चाहिए और 4 जो है वो मेंस होना चाहिए। 1 महीने में 10 सेट जो है वो कम से कम आप लगाइए। जबकि मैंने तो अपना जो प्रिपरेशन का वीडियो एक डाला है प्री का, उसमें बहुत ज़्यादा मैंने मॉक की प्रैक्टिस की थी क्योंकि मेरा स्पीड बहुत स्लो था। तो अभी क्योंकि प्री होने वाला है, आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, वो एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द होने वाले हैं, तो आपको अभी प्री पे ज़्यादा ओरिएंटेशन रहना है। लेकिन मेंस का जो प्रिपरेशन होता है वो प्री से पहले हो जाना चाहिए था। अभी आपका मेंस का प्रिपरेशन करने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया है तो आज भी आप एक एक सेट जो है वो मेंस का लगाना शुरू कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया था, बच्चे क्या दिक्कत करते हैं। 2 घंटा समय मिलता है, बच्चों को लगता है पहले जीए में चले जाएं, जीए बना लेंगे, जीए बनाने के बाद थोड़ा सा कंप्यूटर बना लेंगे, इस तरीके से बच्चे बनाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एग्जाम जब होगा, जब 2 घंटे आपके पास रहेंगे, तो आपको हर एक सेक्शन को इक्वली टाइम या अनइवन टाइम उतना नहीं देना है। आपको हर एक सेक्शन में देख लेना है कि क्वेश्चन कहाँ आसान है। हम लोगों के समय जो जीए बहुत टफ आ गया था, कंप्यूटर भी लगभग टफ ही था, तो उस वक्त जिसने रीजनिंग और क्वांट बनाया और जिसने इंग्लिश और हिंदी में अच्छा परफॉर्म किया, उसी का रिजल्ट हुआ। क्योंकि इसमें सेक्शनल है, तो सेक्शनल होने की वजह से आपको सब में अच्छे स्कोर्स करने पड़ेंगे, ताकि आप सेक्शनल में भी ना रुके और ओवरऑल भी ना रुके। एक अच्छी बात यह है कि इस एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत टफ नहीं आता है। तो मेंस का प्रिपरेशन जो है आपको इसी तरीके से करना है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, 2 घंटा आपके पास जब स्टार्ट होगा टाइमर, तो उस वक्त आप जीए में जाइए पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत जाइए, आप जाइए, लेकिन क्वेश्चंस अगर आपको टफ दिख रहे हैं तो तुरंत आप उसको स्किप कर दीजिए पूरा। फिर रीजनिंग में जाइए, रीजनिंग में देखिए क्वेश्चंस अगर आसान दिख रहे हैं तो बनाना शुरू कीजिए, नहीं दिख रहे हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। फिर क्वांट में जाइए, जहां आपको सबसे पहले आसान दिखे वहां आप बना लीजिए। और किसी एक सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाइए। ऐसा ना हो कि रीजनिंग में आप 40 में से 30 क्वेश्चन बना ले और क्वांट में आप सिर्फ 5 क्वेश्चन बना पाए, तो सेक्शन फिर रुक जाएगा। सेक्शनल नहीं रुकना चाहिए। तो मैंने कुछ इसी तरीके से सब में मेरा आरआरबी पीओ मेंस का और आरआरबी पीओ प्री का स्कोर कार्ड जो है मेरे चैनल पर मौजूद है। आप चाहे तो वहां से भी उसको देख सकते हैं। आगे भी मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूंगा, हेल्प करता रहूंगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।